अब देखिए, हमने अब ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं, बस कि क्या-क्या हुआ था, इसमें बताया गया है। एक दोस्त देख लीजिए वे फॉरवर्ड कि और क्या-क्या आप कर सकते थे। जैसे एक तो हमेशा रहता है पब्लिक अवेयरनेस, कुछ समझ में नहीं आए, पब्लिक अवेयरनेस का ज़रूर चर्चा करेंगे। आईईसी, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। दूसरा सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सतत प्रैक्टिस को आप लोग क्या कर सकते हैं, सतत उपाय ऐसा जो भी। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमेशा, जैसे कि एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने बताया कि जो हम लोग जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उस पे अगर हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं उसके अपेक्षा नेचुरल डेवलपमेंट करें। नेचुरल जो कि शोर लाइन, लिविंग शोर लाइन्स, जो कि कौन काम कर सकता है, मैंग्रोव। इसके तहत हम लोग मिष्टी योजना के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप्स, वैसा क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट रिजिलेंट हो, क्लाइमेट को रेसिस्ट कर सके, क्योंकि आने वाले समय में टेम्परेचर जब अधिक बढ़ते जा रहा है तो अगर उस तरह का क्रॉप्स, उस तरह का सीड्स अगर नहीं होगा तो उत्पादकता कम जाएगा। तो बियॉन्ड साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, इन्वेस्ट इन एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग। तो यही कहना चाह रहा है कि हम लोग साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, वैसा क्रॉप्स जो कि साल्ट को, मतलब नमक को टॉलरेट करे, उसमें भी पौधा उग जाए। उससे अच्छा है कि हम लोग एक्वापोनिक्स पे काम करें, वर्टिकल फार्मिंग पे काम करें। एक्वापोनिक्स मतलब क्या होता है, जब हम लोग जल में पौधे को एक तरह से फार्मिंग करते हैं और उस जल में ही जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो उसको मिनरल्स चाहिए या फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसको जल में ही दिया जाता है और फार्मिंग की जाती है। उसी तरह से वर्टिकल फार्मिंग में है, एक जैसे दीवार है, दीवार पे ही खेती किया जाता है, एक पतला सा लेयर मिट्टी पे करके, और उसी पे खेती की जाती है। तो कहना कहना चाह रहा है कि जो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स बनाने से अच्छा है हम लोग इस पे आएँ, एक्वापोनिक्स पे काम करें, एरोपोनिक्स पे काम करें, वर्टिकल फार्मिंग पे काम करें। फंड्स, बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है। एक इमरजेंसी फंड नाम का चीज़ बनाया जाए, ऐसा हो जिसमें कि क्लाइमेट टोकन्स जैसा अगर कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में आता है तो आसानी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप्ड हो, जिसमें कि आसानी से कंट्रीब्यूशन आ सके और उस देश को मदद की जा सके। तो एक ऐसा इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड, उसी चीज़ को क्या करना है, सेंसिटाइज़ करना है। अभी तक सिर्फ़ जो गवर्नमेंट एक्टिव है, बाकी हम लोग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, उसको भी सेंसिटाइज़ किया जाए, उसको भी इंसेंटिवाइज़ किया जाए और ग्रीन बॉन्ड्स लाए जाएँ। बाकी ये तीनों फंड तो अभी मार्केट में चल ही रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जीईएफ, ग्लोबल ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एएफ एडाप्टेशन फंड, जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फंड में फाइनेंशियल बात में क्या-क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस में क्या-क्या बात कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस हो ही गया, मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेटिव मॉनिटरिंग, ये सब शब्द का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप ये लिख दिए, आपका ऑटोमेटिक जो है ना कीवर्ड्स, एक आदमी लिख रहा है कि कॉमन इंटीग्रेशन, उससे अच्छा है आप इस तरह के शब्दों का ध्यान रखें। उससे क्या होगा, ये सब मेंस का जो है ना कीवर्ड्स है। और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इनेबल्ड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म, फैसिलिटेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन, टेम्पर प्रूफ मॉनिटरिंग। वही कहना चाह रहा है कि एक तरह से जब इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग होगा, इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन होगा, तो चीज़ें जल्द रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, समय के साथ मिलेगा, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा से उसको एग्जीक्यूट कर पाएँगे, इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। बाकी कुछ-कुछ स्कीम है, सीआरजेड, आईसीजेडएमबी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो हम लोग आईपीसीसी, डब्ल्यूएमओ, यूएनईपी के साथ जो कर रहे हैं, उसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, एक क्लाइमेट सिल्क रोड। क्लाइमेट सिल्क रोड क्या होता है, जिस तरह से सिल्क रोड उस समय था, उसी तरह से क्लाइमेट सिल्क रोड बनाया जाए। उसमें जो क्लाइमेट से हैम्पर्ड है, अब उसमें खास करके जो भी कोस्टल रीजन वाले हैं, चाहे वो मेडागास्कर हो, उधर जाएँगे तो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इंडिया में तो म्यांमार हो गया उधर। तो जो भी कोस्टल रीजन से अफेक्टेड है, उसको बचाने के लिए एक ऐसा क्लाइमेट सिल्क रोड बनाया जाए,
और उस चीज़ को हम लोग प्रमोट करें और जब भी कंट्रीब्यूशन का बात आए, तो आपस में सहयोग करके उसको प्रमोट करें। इस तरह का वे फॉरवर्ड आप ये देखो, ये सब कॉमन वे फॉरवर्ड है। जब भी आप पब्लिक अवेयरनेस का ज़रूर चर्चा करें, इंटीग्रेटेड हमेशा हमेशा आना चाहिए ये सब बात। जब भी कोई आंसर में हो, सस्टेनेबल चीज़ें तो होनी ही चाहिए। फंड बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। ये सब वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हैं। बाकी इम्पैक्ट में जैसे हमने लिखा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वैसे आप लिख सकते हैं। बाकी इधर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, हो गया। तो ये डायग्राम है, इसको ध्यान रखेंगे। एक आपको असेसमेंट रिपोर्ट आया है, ईयर है, याद रखेंगे तो अच्छी बात है। बताइए, समझ में आया? समझ में आया मेरा प्रश्न? किसी कुछ पूछना है तो जी बताइए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ जानना है? सर, आपका जो सर सब कीवर्ड था वो सब कैसे याद करना होगा, वो नहीं पता चल पाता। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर आप लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कुछ भी आप, जैसे भी मैंने हमेशा चर्चा करता हूँ आईईसी का, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसको आप गांठ बांध लें। जब भी आप ब्लैंक हो, कुछ भी सजेशन में समझ में नहीं आए, आप इसको चिपका दीजिए। ठीक है? तो ये धीरे धीरे आपका एडिशन होगा। इट्स नॉट वन डे प्रोसेस। मेंस राइटिंग एक दिन का नहीं होता है। इसलिए धीरे धीरे आप, जब भी आप पब्लिक अवेयरनेस में ये जरूर बात आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड का बात जरूर होना चाहिए कि जितना अच्छा आपस में सारी संस्थाएं मिलेगी, उतना बेहतर डिसीजन, फ्रूटफुल डिसीजन निकल करके आएगा। उसी तरह से अभी जो समय चल रहा है, सस्टेनेबल चीजें चल रही है, हर चीज प्रयास किया जा रहा है इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को भी बचा सके। अब फाइनेंस, बिना फाइनेंस का तो कुछ होता नहीं है। एक पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो धीरे धीरे याद होगा। धीरे धीरे जब आप सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो चीजें याद होगी और फिर आप यूज करने का सीख जाएंगे। बताइए, किन्हीं कुछ और पूछना है? समझ में आया सोनम जी? यस सर। हाँ, ओके। मैंने वो 20% का इसलिए मैंने नहीं लिखा था क्योंकि पेरिस समझौते में विकासशील देशों पे कुछ 20% का था, कितना रुपया देना है उनको, इतना कुछ टाइम रखा गया था। मैंने लिखा नहीं। नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं बात, मैं इसलिए, आप सजेशन में आप डाल सकते थे नहीं, सब सही है शॉर्ट में। आप। yeah, सन 5.0 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 करोड़ प्लांटेशन करना है मनरेगा के द्वारा। इसके अलावा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सबसे पहला बिहार बना था, पहला स्टेट जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क को फॉलो अप किया था, और 2015 से लेकर 30 तक 15 सालों में ऐसा स्टेट बनाना है जहाँ पर डिजास्टर एकदम न्यूनतम, पहला स्टेट बना है इन्वायरमेंट को लेकर के। चौथा, 2040 तक प्रयास है बिहार स्टेट गवर्नमेंट को कि जीरो कार्बन इमिशन कर लेना है। मतलब जो इमिशन हो एकदम जीरो हो जाए कार्बन इमिशन। या अगर इमिशन हो, इसका मतलब क्या समझते हैं? जितना अगर प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन का, उस मात्रा में फॉरेस्टेशन हो जाए, वृक्षारोपण हो जाए, तो बैलेंस हो जाएगा। ये कुछ कुछ इनिशिएटिव है। प्रत्येक मंगलवार को बनाया जाता है जल जीवन हरियाली वीक, प्रत्येक महीना का मंगलवार को इसीलिए मनाया जाता है ताकि प्रमोट किया जाए। उसी के तहत कुआं एवं सोख्ता का जीर्णोद्धार है। जितने भी कुआं है, सोख्ता है, उसको जीर्णो, ये सब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के। इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ध्यान रखेंगे उसके लिए जब भी कुछ पढ़े। शायद कुछ पैसे हाँ भी दिए बताइए, जाते हैं, 60,000 या 75,000 करके कुछ ऐसा, किसके लिए? जीर्णोद्धार के लिए, तालाब या फिर पुराना जो कुआं है उसके लिए। नहीं नहीं, जीर्णोद्धार के लिए वो तो हाँ बिल्कुल मिलता है उसमें।
गवर्नमेंट ही करवा रही है, 60,000 रुपये में होता है, 60 60 से 65,000 में हाँ, गवर्नमेंट ही खुद करवा रही है। तो जितने भी कुएं हैं, सोखते हैं, सोखता का लगभग 30,000 है, तो उसमें करवाया जाता है। तो ये सब इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का। जब भी पढ़े तो जो टॉपिक पढ़े प्रयास करें कि इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देख ले, पढ़ ले। उससे क्या होगा कि आपका एक टॉपिक कंप्लीटली कवर हो गया। सर ये सोक्ता क्या है? सोक्ता मतलब शोक पिट, SOAKPIT, PIT, शोक पिट। शोक पिट मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे नाले की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो प्रयास किया जाए कि आसपास जैसे मान ले 10 घर है, तो उस 10 घर का पानी एक 5 मीटर का या 10 फीट का गड्ढा कर दिया जाता है, और उसमें इस तरह से टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि वो सोक करता है, मतलब ज़्यादा वो गहरा नहीं होता है, शायद 7-10 फीट का होता है, लेकिन वो इस तरह से उसमें फ़िल्ट्रेशन मेथड लगाया जाता है कि जो भी बाकी सबस्ट्रेट है, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो ऊपर आ जाए और पानी ज़मीन को सोख ले। ज़्यादा वो गहरा नहीं होता, लेकिन उस तरह से उसमें किया जाता है। आप बताइए? प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। हम जो देखे हैं, करता क्या है कि 5-7 घर का रहता है पानी, या फिर 2-4 घर का भी एक गड्ढा खोदा, उसमें बढ़िया वाली बल्लू का वो जो चाला हुआ रहता है गंगट, वो डाल देता है, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा जिप्सम डाल दिया, ऊपर से ढक दिया, बात खत्म, बन गया सोख्ता। और वो पानी सोख ही लेकिन लेगा। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। उसमें थोड़ा-सा वो जब तक अगर एक लेयर बनाया जाए, नहीं बनाया जाता तो फिर वो चलता है, 2-3 साल चलेगा फिर खत्म, वही वही होता है। हो वही रहा है बिहार सरकार में, एक देख रहे हैं ना। चलिए अगला कोई सवाल।